नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अमरिंदर गर्ग और उनके स्वदेशी प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके कुछ जीवन के अंश और कैसे वो ये सारे काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में। तो अमरिंदर भाई, स्वागत है आपका। जी, वंदे मातरम सभी को। हमने कुछ प्रश्न लिख दिए हैं डायरी में ताकि हमें पूछते हुए आसानी हो कि हमारे दर्शक और मैं, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा है, काफ़ी साल बाद मैं इनसे मिल रहा हूँ। लगभग 5 साल पहले मैं यहाँ आया था, साथ में हम मनसा देवी मंदिर गए थे और वो फ़ोटोज़ आपको मैं दिखा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट और कुछ इंस्टाग्राम पे। अब इन 5 सालों के बाद इनके पास एक अच्छी शॉप है जिससे ये हर दिन कुछ 5 से 10 ऑर्डर्स डेली मिनिमम भेज ही देते हैं, जिसमें तेल हो गया, च्यवनप्राश हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, खांड हो गया, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। 250 से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। और हम ये जानेंगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्या ये प्रोफेशन और प्रोफेशन दोनों को संतुलन बना पाते हैं, क्या चेंजेस आए इनके लाइफ में, इन सारी चीज़ों के लिए तमाम बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अमरिंदर भाई, आपका पहला प्रश्न है कि आप हैं कौन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके बारे में जानते हैं यूट्यूब में, राजा ऋषि के थ्रू जानते हैं कि भाई अमरिंदर गर्ग चंडीगढ़ से, पंजाब से। और आप निजी तौर पे क्या हैं और पैशन आपका क्या है, प्रोफेशन वाइज आप क्या करते हैं? सभी को सबसे पहले तो वंदे मातरम और आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से केंद्र में, प्रज्ञा गौ गव्य प्राकृतिक केंद्र, उत्पाद केंद्र में। तो सबसे पहले तो मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम अमरिंदर गर्ग है। मेरे गांव का नाम जटवाड़ और ज़िला अम्बाड़ा, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। और एज ए प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं, सर्विस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। और चंडीगढ़ में मैं पोस्टेड हूं, चंडीगढ़ में जॉब करता हूं। और इसके अलावा मेरा जो निजी जीवन है वो 2015 में राजीव भाई को सुना था। उसके बाद में मतलब जीवन में कहते हैं एक परिवर्तन आ गया। जैसे उससे पहले मेरे पास जैसे संजुकी की बाइक थी लगभग 1.5-2 लाख रुपए की, वो और मतलब बड़ी गाड़ी थी। इस तरीके से मतलब बहुत से ऐसे संसाधन थे जो बोलने में विदेशी संसाधन थे, लेकिन जैसे राजीव भाई को सुना तो एक मतलब अंदर से एक मतलब पीड़ा होती थी कि जैसे हम स्वदेशी की बात करते हैं और ख़ुद हम मतलब विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी बाइक बेची, ठीक है, उसके बाद में गाड़ी बेची। तो आज मेरे पास टाटा की गाड़ी है और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। इस तरीके से मतलब जीवन में बहुत बदलाव आए। तो परिचय कोई इतना वो नहीं है। और मैं मतलब जैसे अभी बहुत से लोगों को जब हम बात करते हैं कि आप गौ पालन करो, ठीक है, तो पहले उनका यही होता था कि पहले आप खुद करके देखो, कृषि करो। जैविक कृषि के बारे में जब हम लोगों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले खुद करके देखो। लेकिन अभी गौ माता की कृपा से और राजीव भाई के आशीर्वाद से पिछले साल मेरे घर पे गाय माता आई थी। और उसके बाद में अभी मेरे पास 2 बड़ी गौ माताएँ हैं और 2 छोटी गौ माताएँ हैं। और मैं अभी 1 एकड़ में जैविक कृषि भी कर रहा हूँ। तो पैशन वाइज आप जो है ये सारे कृषि और स्वदेशी वाले काम करते हैं? मतलब जो जैसे बहुत से लोगों को लगता है ना कि जैसे गौ पालन करना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ, लेकिन मैं तो उल्टा कहता हूँ कि हम उनका पालन नहीं करते, वो हमारा पालन करते हैं। क्योंकि मैं साक्षात मतलब ये अनुभव करता हूँ जब से मतलब गौ माता मेरे जीवन में आई है। मतलब एक उत्साह लगा लो या मतलब जीवन में बदलाव लगा लो, या जो मतलब एक कोई भी काम है, ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगता जो मैं गौ माता को बोलता हूँ और वो ना हो। एक करुणा का भाव आ जाता होगा। कि सुबह सुबह जाना है, मिलना है, हाय हेलो करना है। बिल्कुल। मैं आज आपको आज की ये घटना बताता हूँ। तो छोटा सा मतलब कुछ लड़ाई हो गई थी गांव में। मतलब लड़ाई क्या, एक मतलब सन की व्यक्ति है, उसने मतलब थोड़ा सा मतलब गाली गलौज पे आ गया था। तो मैं तो बाहर था, जैसे गौ माता अंदर थी घर पे। तो मुझे जैसे अभी लड़का रखा हुआ है जो उत्पाद तैयार कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि जैसे हमारी गौ माता का नाम प्रज्ञा है। सबसे बड़ी बात, गौ माता का नाम जो सबसे पहली हमारे घर पे आई थी वो प्रज्ञा गौ माता है। और उसी के नाम पे ही मतलब हमारे इस केंद्र का नाम है प्रज्ञा गौ गव्य है, ठीक है। तो वो मतलब कहते हैं इतनी उत्साहित हो गई थी, जैसे उसको ये पता था कि वो मुझे बोल रहा है। मतलब उसने ये नहीं देखा कि किसको बोल रहा है, उसने व्यक्ति ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारी गौ माता को ये पता चल गया था कि वो मुझे बोल रहा है। मतलब वो कहते भी वो इतना, जैसे उसकी बेटी का नाम गौरी है, तो वो गौरी के लिए उतना नहीं करती जितना वो मतलब मेरे लिए वो हो गई। मतलब एकदम से कहते भी अगर वो खुली होती या गेट खुला होता तो वो उसको मार देती। मतलब इतना उसके मतलब अपने मालिक तो नहीं बोलूँगा, अपने बेटे के प्रति उसके मन में मतलब इतना भाव है। ये आपकी कहानी सुन के मुझे वो हीरा वाली स्टोरी याद आ रही है, जो 2 बैल की जोड़ी थी या 2 गाय बैल की जोड़ी थी, हीरा रत्ना, और उसको अपने मालिक के लिए जो है कैसे जान न्योछावर करने के लिए आतुर थी। तो पहले के मतलब पहले के क्या आज भी जो है
इन्हें पशु कहें या फिर गौ माता कहें, जो भी आपकी श्रद्धा है, लेकिन इनके अंदर जो करुणा है, जो प्रेम भाव है ना, वो मनुष्य से तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा हो कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है, वो निस्वार्थ प्रेम करते हो। ये साक्षात एक प्रमाण है कि कोई झगड़ा हो रहा तो वो वहाँ पे जो है अपना सींग, बैल, हाथ पैर सब हिलाना शुरू कर दिया। तो आपका जो पहला प्रश्न था वो कि पैशन वाइज आप क्या करते, तो पैशन वाइज आपका ये स्वदेशी का काम हो गया, जिसमें आपका गौ पालन या स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जैसे अपना कुछ श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के नाम से हम एक संस्था भी चलाते हैं। उसके अलावा जनता सरकार मोर्चा, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं और साथी हैं हमारे, तो मिलके उसके माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। जैसे लोगों में जन जागृति, जो भी मतलब तथाकथित षड्यंत्र जो भी सरकारों द्वारा या मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं, और हमारा मतलब एक जैसे बोलते भी हैं कि मेरा शरीर है मेरा अधिकार है, मतलब जो हमारे अधिकार है, तो उन अधिकारों को हम कैसे हासिल करें, या मतलब कोई भी हम अपना तो यही रहता है कि किसी भी तरीके की किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी मर्जी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसके शरीर में कुछ डले तो वो उसकी मर्जी से डलना चाहिए, किसी की भी मतलब मनमानी उसमें नहीं चलनी चाहिए। तो उस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो मानव लोगों की जो जितने भी अधिकार होते हैं, लीगल राइट्स हो गए या फिर कोई भी ऐसे राइट्स जिसके बारे में इंसान को नहीं पता, समाज के लोगों को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, आरटीआई के थ्रू या फिर डॉक्टर्स के थ्रू या फिर वकीलों के थ्रू, उनके पास ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क है, जिनके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि ये गलत है, ये एक षड्यंत्र है या कॉन्स्पिरेंसी है, या फिर आपको इस पर सवाल जवाब करना चाहिए। तो ये बेसिकली लोगों को एक अवेयर कराने का काम करते हैं। एक अवेकनिंग वाले इनका एक ग्रुप है जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि जो चीज़ प्रचारित करी जा रही है, फिर जो चीज़ कही जा रही है टेलीविज़न मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, वो ज़रूरी नहीं सही हो। ऐसा ही समझे? बिल्कुल बिल्कुल। और पैशन तो आपने सुन लिया। प्रोफेशन वाइज आप एक इंजीनियर हैं जो आप जैसे जॉब कह सकते हैं, जॉब लाइफ में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने आपसे पूछा भी होगा कि भाई आप जॉब क्यों करते हो, अपना काम क्यों नहीं करते हो, या जॉब भी कर लो, ये कैसे मैच करते हो, कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को? ऐसा देखो, जैसे जॉब भी ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अभी मेरा जो बिज़नेस है, या बिज़नेस बोल लो या मेरा पैशन बोल लो आप, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में है, मतलब अभी मैंने शुरुआत ही की है उसकी। तो धीरे धीरे करके जैसे अपना ये मतलब स्टेबल हो जाएंगे हम, तो उसके बाद नौकरी भी छोड़ देंगे। लेकिन मैं मतलब यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी साथी अगर इस प्रोफेशन में आते हैं, जैसे स्वदेशी के उत्पाद बनाते हैं या कुछ और भी पंचगव्य से उत्पाद बनाते हैं, सबसे पहले यदि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके पैरेलल में ही वो इस चीज़ को बढ़ाए। जब वो उनका मतलब उनको लग गया कि हमारा अभी हाँ स्टेबल हो गया, उतनी इनकम हमें मतलब आ गई जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं, अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं, तो वो उसके बाद छोड़ सकते हैं। इसका दोस्तों रीज़न ये है कि ये अनवांटेड रिस्क को लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ अनवांटेड रिस्क ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। अगर आपने जॉब छोड़ करके सीधे धंधा शुरू कर दिया तो आपको नहीं पता कि उसकी ऑडियंस कितनी, खरीदने वाले लोग कितने हैं, आपको बेचने रखते टाइम पे किस तरह के खतरे मिल सकते हैं। जैसे कई बार दीमक लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, या कभी सामान अटक गया या फिर पेमेंट डिले हो गई। देयर सो मैनी रीजंस जो आपको नहीं पता। इसलिए पैरेलली का मतलब ये है कि आप खुद उस धंधे पे ना लगे, क्योंकि वो पॉलिसी वायलेशन हो जाएगा जॉब का। आप किसी बंदे को, स्टाफ को रख दो, जैसे इनके पास स्टाफ है, ये सिर्फ मैनेजमेंट देखते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो बंदा सारी चीज़ टेक केयर करेगा। तो इसकी एक अच्छी रूपरेखा, रणनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से सुना और आपने शुरू कर दिया। हमने भाई दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि आपने जो पैशन और प्रोफेशन है ये क्यों चुना आपने, और इसका रीज़न क्या था? मतलब इंजीनियर क्यों चुना आपने, मतलब आप इंजीनियर क्यों बने? और इंजीनियर बनने के साथ जो आप पैशन कर रहे होते, सो मैनी टास्क, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग, कोई क्रिकेटर बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनता है, कोई खो खो खेलता है। तो अपने स्वदेशी और राजीव भाई ऐसा क्या था कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए? देखो, अगर मैं अपनी नौकरी के बारे में कहूँ तो मैंने नहीं चुनी वो, क्योंकि आजकल मतलब एक धक्का हो रहा है, जैसे या मतलब एक आपकी मेंटली स्ट्रक्चर ऐसी बना दी जाती है, जैसे आपने देखा कि सारे इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप भी उसी लाइन में या आप खुद दौड़ पड़ते हो या अपना परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा आप दौड़ा दिए जाते हो। तो वही मतलब मेरे साथ भी हुआ एक किस्म से, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पैशन जो था, जैसे आपने बोला क्रिकेट, तो मैं चाहता था कि मैं क्रिकेटर बनूं, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते थे और मतलब बहुत समय भी देते थे, 4-4 5-5 घंटे हम ग्राउंड में रहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। उसके बाद में फिर इस फील्ड में, जैसे मैं स्कूल में गया तो स्कूल छोड़ दिया, ऐसे मतलब बहुत से ऐसे हुआ, लेकिन लास्ट में मतलब इंजीनियरिंग लाइन में पढ़े तो ये
हो गई और उसके बाद में अच्छी खासी, अभी ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई किसी मतलब साधारण कंपनी में या मतलब छोटी मोटी कंपनी में, मेरी अच्छी सैलरी है और मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ इस समय। तो क्या आप ये मानते हो कि आज जो जीविका का आधार है, जो भी चयन हमने कर लिया एज अ प्रोफेशन, जो हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें हमारी स्वतंत्रता या हमारी इच्छा ना हो करके एक ऐसा ढांचा है जो हमें मजबूर करता है उसमें घुसने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है एक ऐसी व्यवस्था की जहाँ पे आपको कोई गुरु मिल जाए और वो आपको बताए कि आपको ये जाना चाहिए बाय चेकिंग योर नेचर या प्रकृति। बिल्कुल। ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं है ना? शायद पहले गुरुकुल में हुआ करती होगी। नहीं, ऐसी व्यवस्था भी अभी है। अभी हम जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्द ही मतलब अगर अभी मैं डेट नहीं बताऊंगा, जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हरियाणा में शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी वो उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं हम। तो उसमें मतलब यही होगा कि बचपन बचाओ यात्रा के माध्यम से हम करेंगे। जैसे कि डॉक्टर देवेंद्र बलारा एक व्यक्ति हैं हमारे हरियाणा में, बहुत से साथी उनका नाम भी जानते हैं, और मतलब वो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब कुछ काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उसके माध्यम से वो चेक कर लेते हैं। जैसे वो बताते हैं कि 4 ही कैटेगरी के लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है ना। वो किस तरीके के हैं, वो लीडर बनेंगे या मतलब वो, जैसे वो आपको काउंसलिंग कराओगे तो वो आपको पर्टिकुलर नाम बता देंगे कि आप इस काम को करोगे तो आप कामयाब होंगे, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान की शिक्षा है वो आप देखोगे, वो घड़े घोड़े मतलब सभी को एक ही पेड़ पे चढ़ा रही है। मतलब बस कंप्लीट हाँ, मतलब मच्छी को भी बोल रही है कि पेड़ पे चढ़ जाओ। मच्छी तो पानी में रहने वाला जीव है, तो वो पेड़ पे कैसे चढ़ जाएगा, ठीक है ना। पंछी को मतलब पानी में तैरने के लिए बोल रही है। तो ये चक्कर है सारा। ये जो चीज़ है ना जो ये बता रहे हैं, इससे मैं भी खुद अनुभव कर सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने भी ऐसी पढ़ाई पढ़ी है। मैकले शिक्षा पद से मैं भी पास आउट हुआ हूँ। 12th करी, 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए गए, फिर वहाँ पे बीटेक छोड़ी मैंने। तो उसका मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपने राजेश ऋषि को सुना, ऐसे काफ़ी महान आत्माओं को सुना होगा जो काफ़ी प्रेरणादायक या मोटिवेशन स्पीकर या भारत को बदलने वाले में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को सुनने से पहले और सुनने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया? मैंने आपको बताया कि मैं पहले पूरा विदेशी था, ठीक है। तो अभी मतलब 100% तो नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाने की, पंचगव्य को अपनाने की। तो जैसे पहले मतलब वही पैंट कमीज डालना, जींस डालना, ठीक है। लेकिन 2015 में जैसे मैंने राजीव भाई को सुना, मतलब उसके बाद तो ऐसा लगा, मतलब एक किस्म से दिमाग हिल जाता है ना राजीव भाई को सुनने के बाद। तो वही हुआ कि मतलब हमने क्या खो दिया। अगर आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो हमने आज मतलब हमारी हर चीज़ मतलब सरकार के नियंत्रण में चली गई। जैसे आप पानी की बात करो तो अगर आप देखोगे तो पानी की जो पूरी व्यवस्था है वो सरकार के नियंत्रण में। कैसे नियंत्रण में? आपके घर पे जो सप्लाई का पानी आता है, ठीक है, वो सरकार के माध्यम से आता है, ठीक है। वो सरकारी नल में से आता है या मतलब, और आपके जो मतलब खेत में पानी आता है वो सरकार के माध्यम से आता है। मतलब सरकार के माध्यम से कैसे? सरकार बिजली देती है, उसके बाद में मोटर चलती है। मतलब आप सपोज करो अगर कुछ ऐसा हो जाए या मतलब भी लाइट बंद हो जाए तो आप देखोगे आपको पीने तक का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, कि पहले कुएं होते थे, ठीक है। तो पहले कुएं होते थे, घरों में नलके होते थे, नल होते थे, तो हाँ हाथ से चलाने वाले नलके होते थे। तो वो पानी की कोई समस्या नहीं थी, मतलब पीने की पानी की तो कोई समस्या नहीं थी। और भगवान की ऐसी कृपा थी क्योंकि हम न्याय कर रहे थे, हम हर जीव के साथ न्याय कर रहे थे, खेती के साथ न्याय कर रहे थे। तो जैसा इंसान हुआ वैसा भगवान हो गया। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मौसमी बारिश नहीं हो रही है तो इंसान ने गाय खत्म कर दी, बैल खत्म कर दिया, जमीन का केचुआ खत्म कर दिया, ठीक है। इतने मतलब रसायन वो डाल रहे हैं, तो भगवान की इसमें गलती नहीं है। कुछ मतलब तथाकथित ये जो अभी लगे हुए हैं लोग, कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी मतलब ये मौसम में हेर फेर कर रहे हैं, विकास और परिवर्तन के नाम पर। जी। चौथे सवाल पे चलते हैं। ये सारी बातें ना बहुत सारे लोगों के मन में होती हैं। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि क्या ऐसा लोग कुछ सोचते हो, तो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, बस वही है कि उनका इंटरव्यू नहीं आ पाता। मैंने थोड़ा इनिशिएटिव लेना शुरू करा है कि मैं रेगुलर लोगों के पास जा कर के उनसे बात करूं कि आप कैसा सोचते हो। मैं इस चापाकल पर अपनी बात बताता हूं कि मेरे दादी घर में चापाकल हुआ करता था, 2 चापाकल। तो एक बाहर बारांदे में होता था और मैं, मेरा बड़ा भाई शुभम, वहाँ चापाकल मतलब नलका, हाँ, नलका जिसको आप कहते हो। और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चापाकल होते हैं, मतलब दबाने पे ना आपकी ये मसल्स बॉडी बन जाती थी। तो वहाँ पे जो लोग होते थे ना, जो मजदूर लोग होते थे, बेशक वो बड़े मजदूर बहुत बॉडी बिल्डर होते थे, लेकिन फिर भी उनको रोज़गार के लिए हम लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है कहीं ना कहीं, बाँस काटने के लिए, फिर किसी काम के लिए, फिर लेबरगिरी के लिए।
तो जब वो आते थे तो आज जो बॉर्नवीटा कॉम्प्लान या जो भी आप प्रोडक्ट्स मस्कुलर पावर खाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो खा लो, और एक तरफ उस मजदूरों भाइयों की बॉडी देख लो, वो बॉडी इतनी शाइन करती थी पसीने से, जब पसीना आता था। सत्तू खाते थे वो, सत्तू, एक गिलास सत्तू लपेटा और मुट्ठी भर भात कभी ले लिया, रायता या दाल चावल ले लिया, और चापाकल में जब पानी चलाते थे तो इतनी अच्छी बॉडी होती थी कि सल्लू बल्लू सब फेल हो जाए। बिल्कुल। तो वो जीवन भी हमने जिया है, लेकिन अफसोस अब वहाँ पे भी इतना शहरीकरण हो चुका है भाई कि लोगों ने बांस के पेड़ काट दिए मकान बनाने के लिए। मुझे आँख में आंसू आता है, मुझे आजकल मतलब कुछ वर्षों तक दादी के सपने भी आए कि ये तुमने बहुत गलत करा, मतलब पूर्वज आकर के कह रहे हैं कि तुमने अपने जो प्रॉपर्टी है उसका नाश करके बहुत गलत करा। मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं वापस वो स्थापना करवाऊँ, वो बांस के पेड़ लगाऊँ, क्योंकि लोग भूल गए कि उस बांस के पेड़ में कितने घोंसले थे, कितने चिड़ियों के वो थे, कितने। बांस का अगर हम बात करें तो बांस का मतलब पेड़ मतलब मकान बनाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो वो इतना ज़बरदस्त चीज़ है, वो कैल्शियम का भरपूर स्रोत है। मतलब बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अगर जिसमें कैल्शियम की कमी है, जैसे आप मेरे पास बांस का मुरब्बा भी है, ठीक है। मतलब बांस के जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महिलाओं में मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उसमें बांस काम करता है। मतलब इतना ज़बरदस्त चीज़ है। बांस का अचार बनता है, बांस का मुरब्बा बनता है, मतलब बांस की और भी बहुत से उपयोग होते हैं। बांस में से जैसे पानी को अपने आप में से शुद्ध करने का वो है, उसको अर्क निकालने के लिए बांस के इस्तेमाल किया जाता है। में इस्तेमाल भी होता है। आप देखोगे तो कई लोग पानी लगा देते हैं ना, उसमें पानी में फिल्टर होके आता है बांस में। मतलब जैसे हमारी संस्कृति में बांस को जलाते नहीं, लेकिन बांस के मतलब एक ऐसी उपयोग जैसे जिसको जलाओगे तो नुकसान करेगी, लेकिन उसके फ़ायदे भी हमारे पूर्वजों ने ढूंढ लिए थे। मतलब इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बांस पे बहुत कुछ है बताने को, हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि जैसा अब आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि हम एक स्टोर में बैठे हैं जिसका नाम है प्रज्ञा गव्य। यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, और इन प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो कस्टमर यानी जो ग्राहक रहा है उसका आपके प्रति और प्रोडक्ट के प्रति क्या फीडबैक रहा? अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास लगभग 200 से 250 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो मुझे कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला जिसमें कस्टमर ने बोला हो कि नहीं ये सही नहीं है। और हाँ, जिसमें हमें लगा, मान लो कि अभी मेरे पास शहद पड़ा है एक, ठीक है, मैंने कहीं से 2 क्विंटल शहद मंगवा लिया था बोल के, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो शहद ख़राब है तो मैंने उसको किसी को नहीं दिया। मतलब जब तक मेरा मतलब हमारा यही चीज़ रहती है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। मान लो कि अभी वो 2 क्विंटल के पैसे जो मेरे ऊपर अपने ऊपर पड़े हैं, लेकिन मैंने एक भी कस्टमर को उसके बाद में वो शहद नहीं दिया। अभी वर्तमान में अपने पास जंगली शहद है, वो ही हम बेच रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने वाला वो शहद है आपका? नहीं, हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट हैं। जैसे देसी गौ माता का हमारे पास हाथ के बिलौने का घी है, साहिवाल गौ माता का, ठीक है, वो हमारा बहुत बिकता है। नारियल का तेल है कच्ची घानी का, जैसे आप ये देख सकते हो, ये हमने खुद तैयार किया। जैसे ये क्या है, ये गोनाइल है, लेकिन अभी जैसे आप बाज़ार में देखोगे तो जितनी भी मतलब गोनाइल, लोग गोनाइल बोल रहे हैं। गोनाइल का मतलब क्या, फिनाइल बोलते हैं वैसे बेसिकली, लेकिन गोनाइल मतलब जो गाय के गौमूत्र से तैयार हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति गाय के गौमूत्र से फिनाइल नहीं तैयार कर रहा है या गोनाइल नहीं तैयार कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ कुछ एक आधा लीटर की शीशी अरक की डाल देते हैं उसमें और उसको नाम दे देते हैं गोनाइल। एक केमिकल आता है, कंसंट्रेट बना हुआ आता है, मेरे पास वो ही पड़ी है। हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये वो चीज़ है जो आप देखोगे आपके घरों में इस्तेमाल होती है, वो सफ़ेद रंग की होती है। तो जो सफ़ेद रंग की है वो केमिकल वाली है, वो आप गोनाइल बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। उसमें ये मतलब इसका और बहुत आसान तरीका है, आप घरों में बना सकते हो। केमिकल आता है, उसको पानी में घोलना है, बस बन गई है। क्या इतना आसान तरीका है। लेकिन जैसे बिकता है ये, हाँ 50 रुपये में बेचोगे, 20-30 रुपये में तैयार हो जाती है। 70-80 रुपये में बिकता है। अच्छा हाँ? ये क्या पोछा लगाने के लिए? हाँ, ये जैसे आप फिनाइल की जगह इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसमें 100% गौमूत्र है, ठीक है। और खुशबू वही है, फिनाइल वाली खुशबू है, क्योंकि जो खुशबू आती है वो चीड़ के तेल से आती है। इसमें चीड़ का तेल है, ठीक है। इसमें नीम, इसमें मतलब हमने तो ऐसी ही आ रही है। हाँ, फिनाइल की खुशबू है, क्योंकि जो खुशबू आती है इसमें फिनाइल में वो चीड़ के तेल से आती है। इसमें चीड़ का तेल डाला हुआ है। तो चीड़ का तेल इसमें भी डलता है? हाँ, इसमें भी डलता है। वो मतलब ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बना हुआ आता है। इसमें कंपैरिजन करना चाहें कि सही कौन है, अच्छा कौन है, पैसे वाइज या एडवांटेज वाइज की? ये अच्छा है देखो, क्योंकि वो केमिकल है, अगर अब बच्चा उसको कर लेगा, अगर इसको आप मतलब चाट भी लोगे, इसको पी भी जाओगे
खाओगे तब भी इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसमें अपना सबसे पहले तो गौमूत्र है, इसमें नीम है, ये तो आपके पेट के कीड़े भी मार ये देगा। बोल तो रहे हैं चाटने में से कुछ होगा नहीं, बट आपको चाटना नहीं है और पीना नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि नहीं पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, बट मैं अपने दर्शकों को ऐसा, वो हमारे दर्शक बहुत ही होशियार है, वो सारी बात मानते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसे वो दूध समझ के पी लो। और क्या क्या प्रोडक्ट है जरा दिखाना आप। अभी ये अपने पास एक शैम्पू है, ये हमने इसी तरीके से गौमूत्र से तैयार किया है। इसमें झाग नहीं आएगी, पहली बात ये है कि इसमें झाग नहीं आती। तो लोगों का सवाल होगा भाई जिसमें झाग नहीं वो शैम्पू नहीं, वो साबुन नहीं, तो फिर क्या जवाब है जैसे इसका? हमने झाग वाला शैम्पू भी बनाने का, ये तो हम बनाएंगे, इसके अलावा गोबर और की बड़ी बदबू। इसमें गौमूत्र की आएगी, इसमें मतलब खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि ये 100% प्राकृतिक है। अगर हम खुशबू डालेंगे इसमें तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अप्राकृतिक खुशबू डालेंगे तो आ जाएगी, लेकिन उसके नुकसान वो होते हैं। तो इसको हमने मतलब 100% केमिकल मुक्त बनाया है। इसमें जैसे हमने रिट्ठे का इस्तेमाल किया, शिकाकाई का इस्तेमाल किया, आंवला का इस्तेमाल किया, एलोवेरा का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है, मेथी दाने, मतलब इस तरीके से हमने इसमें 12 से 13 आइटमों का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि आप 100 का इस्तेमाल करो, बट मेरा एक सवाल है दर्शकों की तरफ से कि मान लो ये अगर हम लगाना चाहें उसमें इतनी स्मेल आए तो नहाने से पहले मेरा मूड मतलब अजीब हो जाएगा, उल्टियाँ आ सकती हैं। नहीं, तो ऐसा आप लगाते हो आप इसे? मैं ऐसा नहीं है। नहीं, आप लगाते हो इसे? हाँ, मैं बिल्कुल किसी से नहाता हूँ। अच्छा, ठीक है, स्मेल उसी को आएगी जिसको गौ माता से प्रेम नहीं है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, मेरे को तो बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं गौ माता के लिए आया। नहीं, ये बात अगर जैसे गौमूत्र, आपने गौमूत्र पी लिया तो नहीं, तो कोई स्मेल एक अलग चीज़ होती है। देखो, मैं इनकी बात को आप ऑफेंड मत लेना, बट ये थोड़े से बहुत श्रद्धा से ऐसी बातें बोल रहे जो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तो भावुकता में आपने ये बोल तो दिया कि प्रेम नहीं है, बट कई बार क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं और स्मोक नहीं भी करते तो भी उनकी बदबू को झेल लेते हैं। बट मुझे किसी भी बदबू से थोड़ी सी एलर्जी होती है। आपको इसमें से बदबू आ रही है, मुझे इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, मैं रहता हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप गौमूत्र के संपर्क में आ गए, ठीक है, तो आपको इसमें से नहीं है, क्योंकि इसमें गौमूत्र है। गौमूत्र पी लेता हूँ मैं, अर्क पी लेता हूँ। अगर अर्क और गौमूत्र में अलग है। देखो, अर्क में से जो अनीमा अलग कर दिया जाता है, उसके बाद में वो अर्क में बनता है। हम तो ताज़ा गौमूत्र भी पी लेते हैं, हम तो ऐसे हाथ लगा के पी लेते हैं। बाकी कोई प्रोडक्ट्स दिखाइए। ठीक है, उसके अलावा जैसे अपना काला दंत मंजन है, ठीक है, इसको तो ये मतलब एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है। ये है वो प्रोडक्ट, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ना? हाँ, इसकी कोई प्रज्ञा दंत मंजन की हमारी खुद की, मतलब कुछ उत्पाद हैं, अभी 8 से 10 उत्पाद जो हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, काला दंत मंजन है। तो इसकी मैं खासियत बताता हूँ। जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु है, जैसे जैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे उसके गुण कम होते जाते हैं। ये हमने साइंस से पढ़ा था। ठीक है, लेकिन गौ माता का गोबर एक ऐसा उत्पाद है जिसको जितना प्रोसेस करेंगे उसके उतने गुण बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे अगर गौ माता का मतलब प्रैक्टिकली है ये, मतलब इसकी लैब रिपोर्ट है हमारे पास। जैसे आप गाय का गोबर जो है, ठीक है, उसमें 21% ऑक्सीजन है, और हमारे शरीर को कितनी चाहिए? लगभग 21% ही हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जैसे उसको सुखा देंगे तो उसमें 23% ऑक्सीजन हो जाएगी, और जैसे उसको जला देंगे तो उसमें 46.6% ऑक्सीजन हो जाएगी। मतलब उससे पहले का प्रोसेस बताते हैं। ये इसमें कोयला है, ये आप देखोगे काले रंग का, ये राख नहीं है। ठीक है, तो जो उससे पहले की है उसमें लगभग 35 से 36% ऑक्सीजन रहती है। मतलब इसमें 35 से 36% ऑक्सीजन है। हम तो ये बोलते हैं कि अगर कोई सांस का मरीज इसको खा भी ले तो उसकी सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट जितनी भी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कैंसर की जो बीमारी है वो भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ओके, ठीक है, इसमें मतलब 35 से 36% ऑक्सीजन है। ठीक है, और अगर इसको और जला देंगे, जिसको राख बोल देते हैं, तो 46.6% ऑक्सीजन है। और यहाँ तक बोला गया है कि अगर हम शास्त्रीय विधि से जैसे घी डाल के हवन की राख जो है उसमें 60% ऑक्सीजन है। मतलब आप देखोगे गोबर जो गौ माता ने दिया, मतलब जैसे जैसे हम उसको प्रोसेस करते गए उसके गुण बढ़ते गए। तो इसमें मतलब दांतों की कोई भी बीमारी रहने दो, ये ठीक करेगा। तो ये जो एनालिटिकल फिगर आप बता रहे हैं, ये किसी संस्था द्वारा पब्लिश? हाँ, ये लैब रिपोर्ट है। अच्छा, हाँ, मैं आपको अगर लैब रिपोर्ट चाहिए तो आप इनसे व्हाट्सएप नंबर पे मांग सकते हैं, क्योंकि वीडियो में डालना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करेंगे, मैं उसको अगर संभव हुआ तो आपको स्क्रीनशॉट पे भी हम लगा देंगे उसको। ठीक है, ये जो तेल है वो तेल भी दिखाइए हमारे दर्शकों को, ताकि हम इन तेल का भी जो है उनको बता सकें। हाँ, ये तेल है, देखो, ये शुद्ध नारियल का तेल है। इसे बाल में भी लगा सकते हैं? हाँ, इसको बाल में भी लगा सकते हो, खा भी सकते हो।
पी भी सकते हो। ठीक है, पी भी सकते हो। और क्या हो सकता है इसके काम? सिर में भी लगा सकते हो। हाँ, सिर में भी लगा सकते हो। नारियल के तेल की तो जो भी होती है मालिश कर सकते हो। पूड़ियाँ भी बनवाएंगे इसे? हाँ, जैसे बिल्कुल। ये जो है अभी एक बोतल है, मतलब साधारण बोतल में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी है, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी शायद इसकी पैकेजिंग अच्छी हो, क्योंकि कॉस्टिंग जो है बढ़ जाती है पैकेजिंग से, इसीलिए आपको ऐसा ये नहीं, अभी जैसे अभी शुरुआत है तो जल्दी हम इस पे लेवलिंग का भी काम अपना चल रहा है। जैसे अभी अपने 3-4 प्रोडक्ट पे, जैसे गुलकंद हो गया शहद वाला, और मंजन हो गया, अपना घी हो गया, इस तरीके से इन 3 उत्पादों के तो अभी अपने पास स्टिकर तैयार हो गए हैं। और ये तेल किसका है? ये मूँगफली का तेल है। इसके क्या फ़ायदे क्या हैं इसके? मूंगफली के तेल को देखो, जैसे जो मूंगफली के फ़ायदे हैं, मूंगफली तासीर में गर्म रहती है, तो कफ का कोई भी व्यक्ति तो वो उसको आराम से ले सकता है। कैसे, मतलब चम्मच से? चम्मच से पी सकता है। देखो, डिपेंड करता है, जैसे अगर सब्जी में इस्तेमाल करना है तो सब्जी में इस्तेमाल कर सकता है। अगर बीमारी, पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से भी, जैसे पंचकर्म विधि में हम तेल घी पिलाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकता है। वो मौसम के हिसाब से, जैसे मूँगफली थोड़ी गर्म रहती है तो इसको गर्मी में ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, सर्दी में ले तो ज़्यादा अच्छा है। एक निवेदन करूंगा मैं आपसे वीडियो के माध्यम से भी, कि जैसे एक कंज्यूमर जो है ना, उसको इतनी रुचि भी नहीं होती है, और कई लोगों को नहीं होती है, कुछ को तो होती है, और कई लोगों को नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट वो लेने वाला है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो उनके कुछ आंशिक फ़ायदों से ही अवगत हो, बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं जो उसको नहीं पता है, आपको पता है। तो अगर ऐसा कुछ हो सके जो सभी प्रोडक्टों में आप उसके लाभ, हानि तो होती नहीं ऑर्गेनिक में, लाभ बता सको, उसके एडवांटेज बता सको, ये चीज़ करने से ये और वो जो अष्टधातु आपने दिखाया था खंड, वो भी ज़रा दिखाइए। ये देसी खंड? हाँ, ये नमक है अपना, ये हाथ से हम तैयार करते हैं। सेंधा नमक है? हाँ, ये सेंधा नमक है, और इसको बनाने के लिए ये देखिए, आपको ऑर्डर करना हो तो लिंक पे डाल देना। हाँ, मतलब जैसे हम इसको किसी मशीन से नहीं पीसते, इसको हाथ से, पहले हाथ की चक्की से पीसते हैं, और फिर मतलब जैसे अपना माम दस्ते में हम इसको बारीक करते हैं। ये अपना देसी खंड है, शुद्ध ऑर्गेनिक। ये मैं ले जाने वाला हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे खाना चाहिए था, तो मैं ये पक्का ले जाऊँगा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 से 7 तरह के तेल हैं, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का हो गया, पीली सरसों का है, काली सरसों का है, तिल का तेल है, ठीक है, अलसी का तेल है, अरंडी का तेल है, नीम का तेल है। इस तरीके से 8 तरह के तेल हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स आप जो बेच रहे हैं ना, इसका अगर लाभ वाला एक सेक्शन बन जाए कि क्या, वो प्रयास करेंगे। हाँ, वो प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वैसे प्रोडक्ट्स दिखाने को बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट करके जो है अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। आपके जो ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं भाई साहब, उसका जो प्रमोशन सोर्स रहा है वो क्या है, मतलब कैसे बिक जाते हैं ये प्रोडक्ट, क्या करते हो आप? अगर मैं सही बताऊं तो मैंने आज तक मतलब कोई अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया। ठीक है, मतलब अगर जैसे प्रमोशन की बात करें, लोग वीडियो, हाँ, पैसा लगा के, ठीक है, लेकिन ये मतलब जैसे किसी ने बाई चांस हम फ़ोन कर लिया, उसको पता लग गया कि मेरे पास उत्पाद है, तो मतलब ये लगा लो कि 5-5, 10-10 साल पुराना, मतलब 2015 में राजीव भाई का सुना था, 8 साल हो गए, तो 2-3 साल में लगभग थोड़ा बहुत हम काम शुरू कर दिया था हमने। मतलब वो लोग भी आज तक अपने साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उत्पाद की वजह से आज तक हमारे से कोई व्यक्ति टूटा नहीं है। तो यही है। और थोड़ा बहुत हम जैसे अभी किया है शुरुआत स्टेटस पे, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लगाते हैं, फेसबुक पे बहुत कम करते हैं, और जल्दी ही मतलब इस पे बड़े तरीके से चलाने का प्रयास है। और वेबसाइट पे काम चल रहा है, और अन्य माध्यम जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है उसके माध्यम से हम करते हैं। और कुछ लोकल कस्टमर भी हैं जो दुकान से लेके जाते हैं, तो ज़्यादातर अपना ऑनलाइन का ही काम है। तो स्टेटस पे जब आप डालते हैं, एक बार में कितने लोग देख लेते होंगे अनुमान? लगभग 2 से 3 हज़ार लोग मेरी मतलब स्टेटस देखते हैं। तो उसमें से मतलब जैसे मतलब स्टेटस पे लगाता हूँ तो नहीं जाता, तो 500-600 मैसेज एकदम से आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ ब्रांड मैनेजर, एज अ वेबसाइट डेवलपर एंड प्रमोशन स्ट्रेटजिस्ट, कि 3,000-4,000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए आपकी कॉस्टिंग 5 से 10 हज़ार रुपये लग जाती है इस तरह के सेक्टर में टारगेट करने के लिए। और भाई साहब ने ऑर्गेनिक तरीके से अपने एक ऐसा ओमनी चैनल बना रखा है जहाँ पे स्टेटस डालते हैं, उनके थक से जो है इनके पास बहुत सारा कंटेंट या व्यूज़ आना शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको नहीं पता होगा शायद कि पेड एड्स में इतने लोगों को टारगेट करने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, और पैसे भी अलग डालने पड़ते हैं। बिल्कुल। और आपके पास झटके में आ जाते हैं। अच्छा, इस झटके से याद है कि आपने बताया था कि फेसबुक कई बार आपके अकाउंट को लिमिट कर देता है, यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, स्टेटस पे कम लोग को कई बार दिखाई देता है, तो वो क्या रीज़न आपको लगता है, ऐसा क्यों होता है?
सच्चाई बोलने का भी मतलब एक फल मिलता है, तो वो हमें मिलता है। जैसे अपना चैनल था राजीव भाई के, जैसे श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के नाम से हमने चैनल बनाया था, तो जिस पे लगभग हमारे 15 से 16 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके थे, ठीक है। तो वो एक झटके में उड़ा दिया ठीक है, मोनेटाइजेशन भी नहीं हुई थी शायद उसकी, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर दोबारा चैनल बनाया जिस पे अभी 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 2,000 रुपये की इस पर अर्निंग हुई थी। अभी तो हमने विड्रॉ भी नहीं किया था उसको, तो उसके पहले ही इसमें स्ट्राइक आ गई और मतलब उसकी जो रीच थी वो बिल्कुल कम हो गई। इसी तरीके से फेसबुक की बात करें तो मेरे 3 से 4 पेज हैं और लगभग 20-20 हज़ार फॉलोवर होंगे उसके, लेकिन जब भी पोस्ट डालते हैं शुरू में तो वो जाती थी 10,000 15,000 लोगों के पास है, तो अभी 2 4 5 6 ऐसे करके जाते हैं। तो मतलब ये जो सोशल मीडिया है वर्तमान, तो ये भी मतलब, और ये मैंने अपना व्हाट्सएप पे भी देखा है कई बार, जैसे मैं लगाता हूँ तो स्टेटस वो बिल्कुल जाम कर देता है उसको, वो व्हाट्सएप पे भी नहीं मतलब शेयर करने देता। इस तरीके से मतलब जो ये, तो ये हमारे साथ भी होता है दोस्तों। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है और आप प्रयास करते हो मेल करने की, कांटेक्ट करने की, वो रिप्लाई नहीं करते, कॉल उठाते रह जाते हैं। कई बार आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कई बार आपका फेसबुक ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कई बार आपकी ब्लॉगर की होस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। सो दे माइट बी सेवरल नंबर ऑफ रीज़न फॉर दिस टाइप ऑफ टेम्प्रेरी सस्पेंशन। बट एक चीज़ अच्छी लगी वो ये कि आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग अच्छी हो, यानी कि नंबर एक दूसरे का होना चाहिए आपके पास। अगर एक दूसरे का नंबर आ जाए और व्यक्ति जानता हो कि आप क्या काम करते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मार्केटिंग करने से, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या करते हैं। वो फ़ोन करके आपको बोलेगा कि भाई मुझे ऑर्डर करवा दो, इस पते पे चीज़ें चली जाएंगी। खैर, इसके साथ साथ यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से साथ साथ आपको ऑर्गेनिक तरीके पे भी ध्यान देना है। जैसे कि ये भाई साहब काफ़ी सारे आंदोलन में गए, काफ़ी सारे मीटिंग्स या जनता प्रतिशोध, जो भी ऐसे कुछ सरकार मोर्चा या जहाँ पे अवेयरनेस वाले कैंपेन होते थे, वहाँ जाते थे, अपनी बात रखते थे और लोगों ने इनको पहचानना शुरू करा और लोगों ने कहीं ना कहीं इनको फोर्स करा, क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये सिर्फ 10 रुपये की पुस्तक होती थी ना, राजीव दीक्षित की 10 रुपये की पुस्तक दिखाना चाहता हूँ आपको 10 रुपये की पुस्तक ये जो है अवेयरनेस के लिए फैलाते थे, शेयर करते थे। इस पर प्रॉफिट भी शायद 1 रुपया 2 रुपया मिलता हो उनको। तो ये वो किताब थी, जैसे अभी वर्तमान में ये किताब बंद है हमारी, ठीक है। इस पर काम चल रहा है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। ये देखिए, ये वो किताब है जो 10 रुपये में मैंने भी इसको काफ़ी बेचा था। अब ये शायद ये 2 भाषाओं में अवेलेबल है अभी। हाँ, अब ये 20 रुपये या 30 रुपये में बिकने वाली है, क्योंकि प्रिंट रेट बढ़ गए हैं और काफ़ी मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। महेंद्र भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, और ये किताब हमने 1 लाख से ज़्यादा संख्या में हम परिवारों में पहुँचा चुके हैं। तो आप सोच सकते हो 1 लाख लोगों तक ये पहुंचा चुके हैं, तो 1 लाख नंबर तो मिनिमम होना चाहिए, या मैक्सिमम मान के चलते कि मैक्सिमम इतने नंबर इनके पास होने चाहिए, और मिनिमम का कुछ पता नहीं, तो उसमें 3,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपके इन प्रोडक्ट सेलिंग में या कनेक्टिविटी में या लोगों के साथ टच में रहने की जो यूएसपी थी, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, ऐसा क्या था आपके पास जो लोगों को आपसे जोड़े रखने में मदद करता है, वो मुझे जानना है। कई बार आप ऐसी भाषा भी इस्तेमाल करते हो जो लोगों को खर्री लगती होगी, बट फिर भी लोग आपसे टच करते हैं क्योंकि आप मूल्यवान हो उनके लिए। तो ऐसा क्या यूएसपी आपको लगता है कि जो लोग आपके टच में हैं या फिर आपके माध्यम से जिनके काम बन रहे हैं? एक विचार होता है, देखो कोई भी विचार, जैसे आज हम राजीव भाई से जुड़े हैं, और हालांकि राजीव भाई आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा अनुभव लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ में है, और मतलब कहीं भी हो मतलब राजीव भाई मतलब हमारे साथ में चलते ही हैं। तो वही विचार हमने अपनाया, राजीव भाई का विचार। देखो हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, और धोखा किसी का सहते भी नहीं है। अगर मतलब किसी के, मैं ये बोलता हूँ जैसे कि किसी के साथ हम अन्याय नहीं करते और किसी का अन्याय सहते भी नहीं है। तो यही विचार है, और हो सकता है हम कई बार ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले को पीड़ा दे, लेकिन वो हम इसलिए करते हैं ताकि उसको भी समझ में आए कि उसने क्या गलती की है। तो मतलब आपका जो यूएसपी कहीं मिला करके वो यही है कि विचार, मतलब सत्य का विचार हमारे पास है। राजीव भाई ने जो रास्ता दिखाया था उसी पे चलने का मतलब संकल्प है हमारा, और संकल्प लगभग 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं राजीव भाई को सुने हुए। मतलब गए हुए तो हमारे पास मतलब लगभग 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन राजीव भाई को सुने हुए वो लगभग अपने को 8 साल हो गए हैं। लेकिन जो मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया, ठीक है,
तो आज भी हम मतलब उनकी ही मतलब कसम खाई हुई है राजीव भाई की या क्रांतिकारियों की हमारे पास मतलब संकल्प है कि उनको सपना उनका जो था उनको पूरा करना ही है। उसके लिए चाहे हमारा मतलब खुद का बलिदान हो जाए, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। समृद्ध भारत और समृद्ध गांव की जो कल्पना करी थी उन्होंने, हाँ। गाँव को समृद्ध बनाना। बिल्कुल। तो यूएसपी इनकी जो है वो सिद्धांतवादी है कुल मिलाकर के, जिसे कहते हैं अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये एक अच्छी चीज़ है। ये प्रॉपर्टी शनिदेव की भी हुआ करती थी। और अब एक लास्ट प्रश्न है और एक लास्ट सजेशन भी लोगों के लिए कि आपके इस पूरे जीवन घटनाक्रम में, आपके 30 वर्ष तक की आयु में आपने बहुत सारी चीज़ें अनुभव करी, लोगों से मिले होंगे, तो आपको बहुत कुछ ऐसा लगा होगा जो आपने भूतपूर्व में तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत रास्ता था या गलत सिस्टम था, गलत व्यवस्था थी। अगर इसके बदले कुछ और होता तो शायद जल्दी उसका रिज़ल्ट मिल जाता, चाहे वो कोई स्कूली व्यवस्था हो या कॉलेज व्यवस्था हो या फिर कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ऐसी क्या सलाह है आपके लिए, लोगों के लिए आपके मन में, जो आप देना चाहेंगे कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार या जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज लाइफ या वर्तमान प्रौढ़ ऐसे लोग हों जो विवाहित हों उनके लिए हो, ऐसे क्या ऐसी शिक्षा रहेगी? साथ ही साथ ऐसे वो कौन से प्रोडक्ट जिन्हें आप चाहेंगे कि वो अपने किचन से, अपने रसोई घर से तुरंत या अविलंब बदलें, चेंज करें या बंद करें? देखो, सबसे पहले तो उत्पाद बंद करने पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे राजीव भाई ने बताया है, अपने घर में सफ़ेद जहर, 4 सफ़ेद जहर हैं। सबसे पहले तो हमारा चीनी, ठीक है, सफ़ेद नमक, ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तन और ये मैदा, तो इनको हम अपने रसोई घर से निकालें। तो जैसे आप निकालोगे, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ, मुझे 8 साल हो गए जैसे राजीव भाई को सुना था। मैं खुद मेडिकल कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, और ये तथाकथित जब महामारी आई थी, लोगों ने मतलब अपने मुंह पे नकाब डाल लिया था, ठीक है। हमने आज तक मुंह पे नकाब नहीं डाला, और हमने वो जो इन्होंने चलाया था, कैंपेन चलाया था लगाने का, लोगों को 3-3 लगा दी, आज तक हमने वो नहीं लिए, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते। तो ये सिर्फ उसकी बदौलत है, राजीव भाई की बदौलत है। अगर शायद राजीव भाई को नहीं सुना होता हमने, तो हम भी उसी रास्ते पे चलते रहते। तो सबसे पहले आप ये छोटे छोटे बदलाव लेके आइए, और जैसे आप ये 4 बदलाव करोगे, जैसे पानी पीने का तरीका हो गया, ठीक है, भोजन खाने का तरीका हो गया, इतने से ही आप देखोगे आप बीमार पड़ना हट जाओगे। और धीरे धीरे करके यदि आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो वो धीरे धीरे करके आपकी कम हो जाएंगी। तो आपने बताया, अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो आपने 4 चीज़ें बोली, एक सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद ये अपना नमक तो हो गया, मैदा हो गया, नमक हो गया, एल्युमिनियम के बर्तन हो गए। अच्छा, हाँ। 4 सफ़ेद चीज़ों में एक चीज़ एल्युमिनियम की है, वो बदलने के लिए। तो अब ये जानना है कि आपने इन चारों चीज़ों को अपने घर से बदल दिया? बिल्कुल। नमक के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? सेंधा नमक, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया जो, और ये नमक हम खुद तैयार कर रहे हैं घर पे। और खांड करते चीनी के विकल्प पे? हाँ, खांड चीनी के विकल्प पे। मैदा यूज़ होता नहीं है? मैदा इस्तेमाल होता नहीं, मैदे की जगह आप कोशिश करो। देखो, अभी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो घरों में मतलब इतनी बुरे तरीके से घुस गई है कि वो हमें भी मुश्किल हो रही है। जैसे अभी आप मान लो रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, उसमें भी मतलब हालांकि हम इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं रोक सकते आप। हाँ, उसके बाद में जैसे यही है मेन। तो देखिए, शुरुआत है, कुल मिला के सारांश में कहा जाए कि अगर आप परिवर्तन की चाह रखते हैं तो वो परिवर्तन आपके अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो बातें बेबुनियाद या झूठी नज़र आएंगी। व्यक्तिगत जीवन पे मेरा 2015 में मैंने भी सुना राजीव भाई को, और वही कुछ मार्च अप्रैल में मैंने सुन लिया था। मोक्ष ऋषि और विशाल ढोकले 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा मैं पहले जाना गया। मोक्ष ऋषि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और विशाल ढोकले आपके पुणे महाराष्ट्र के थे। तो उन्होंने मुझे बताया, विशाल ढोकले जी ने, कि वो अब नहीं रहे। बहुत रोना, संताप और ग्लानि, मन से पछतावा वाली फीलिंग आ रही थी उस समय मेरे को। बहुत क्रोध था कि साला दुनिया में अच्छे लोग क्या नहीं रहे कि जो उनकी मृत्यु का बलिदान भी नहीं ले सकते। इस मृत्यु के खबर को सुन करके मैं 2019-20 तक छटपटा के रहा। फिर बाद में मैंने इस समझ से अपने आप को रोका कि अगर मुझे या मेरे जैसे अन्य भाइयों को भी राजीव भाई का सपना या गायत्री परिवार अखंड ज्योति निश्याम शर्मा जी का सपना पूरा करना है, तो हमें अच्छे लोगों से पहले नेटवर्किंग अच्छी बनानी पड़ेगी, निर्भरता ख़त्म करनी पड़ेगी किसी ऐसी भी चीज़ों पे जहाँ पे राजीव भाई को एक मौका मिला था मंच बनाने का। तो हमें खुद का ही मंच बनाना पड़ेगा ताकि हमारे नेटवर्क में कोई बात सही हो तो एक बार में सर्कुलेट हो सके। आज सोशल मीडिया पहले नहीं था, शायद राजीव भाई को पता होता सोशल मीडिया आने वाला है, तो शायद वो जो है कहीं से भी इन प्रयासों को रोकते जो बहुत जल्दी में एक
आंदोलन होने वाला था वो रुक जाता। बट फ़िलहाल अभी इस वक्त की जो खबर है और असर है कि राजीव भाई के जाने के बाद हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, स्वदेशी क्रांतिकारियों ने सोशल मीडिया से कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले इतना उनका विस्फोटक प्रचार करा कि हर घर राजीव भाई के स्वास्थ्य चिकित्सा वाली जो पद्धति है घर घर जा चुके कि सेंधा नमक, काला नमक इस्तेमाल करो। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें पता चली हो, और इस तरह के जो भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं मैं उस सारी चीज़ों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप इनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकें। मेरी बड़ी इच्छा है वैसे इन चीज़ों को बेचने की, क्योंकि मुझे बड़ी रुचि है इसमें, और पता नहीं धातु पुष्टि वगैरह ये सब भी रखते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज़ें हैं जैसे किडनी फेल हो जाए, पता नहीं बहुत तरह की चीज़ें इनके पास, बच्चों के शैम्पू, बच्चों के पाउडर, आँखों के लिए, कानों के लिए, नाकों के लिए, च्यवनप्राश, शहद, अचार भी है। हाँ अभी अचार नहीं है, लेकिन जल्दी मतलब अचार भी उपलब्ध करने की कोशिश है। जैसे दालें हो गई, ठीक है, जो घर में इस्तेमाल होने वाले हैं, जो जैविक है। देखो हमारे प्रयास यही रहता है, देखो अब तक हमारे पास अगर 8 साल में करें तो हम सब भर देते हैं इसको, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम जब तक हमारी अपनी संतुष्टि नहीं होती, जिस व्यक्ति से हम सामान ले रहे हैं कि वो हाँ 100% ऑर्गेनिक है, तो हम तभी लेते हैं। अभी हमारी बात चल रही है ऑर्गेनिक पे, मतलब मिल चुकी हैं हमें दालें। अचार जैसे आपने बोला वो हम खुद तैयार करा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आपको बढ़ाएंगे। और मतलब मैं तो पहले तो यही बोलूँगा जैसे आप मेरे से लेने से पहले उत्पाद पहले अपने लोकल से लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कोई आपके नज़दीक गौशाला है, ठीक है, और गौशाला मतलब गौशाला का हमारा तो मेन स्पष्ट है मतलब है गौशाला जहाँ पे अपनी देसी गौ माता हो, ठीक है। जो जर्सी है वो हम संकरित जानवर है कि वो सूअर से संकरित जानवर है, वो गाय की श्रेणी में नहीं आता। अगर आप उसका दूध इस्तेमाल करोगे, घी इस्तेमाल करोगे या गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल करोगे तो वो नुकसानदेह है, वो ज़मीन को भी नुकसान करेगा और आपके शरीर को भी नुकसान करेगा। खैर ये इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इन बातों का अंत नहीं होने वाला है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इन चीज़ों को खाने की। टॉफ़ी वॉफ़ी भी है इनके पास कुछ स्वदेशी का, ये गुलकंद कैंडी। हाँ अपने पास लगभग 7 से 8 तरह की कैंडी है जो मतलब 100% मतलब ऑर्गेनिक तो सब मतलब बोला ही जा रहा है बार बार, जो मतलब 100% नुकसानदेह नहीं है, प्राकृतिक है, 100% ऑर्गेनिक है। इनकी तस्वीरें इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर इनके स्टेटस पे जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है। इन सारी चीज़ों को देखने की क्यूरियोसिटी है। अभी जस्ट आया हूँ मैं, और मैंने सोचा कि ये वीडियो बना करके एक अच्छा विश्लेषण हम दे सकें लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों को जानना होता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और डिटेल वीडियो इसके बारे में आप अमिंदा गर्गी बताएंगे, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ है इन चीज़ों में। मैं इसके बारे में विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो मैं कुछ आपको इसमें रेकमेंड भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे खांड मैं यूज़ करता हूँ, मैं तेल यूज़ करता हूँ, मैं सेंधा नमक यूज़ करता हूँ अपने जीवन में। स्टील के बर्तन है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टील के बर्तन। हाँ वही मैं दिमाग से निकल गया था, मैं स्टील के बर्तनों पे आ रहा हूँ। जैसे स्टील की धातु जो है वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि स्टील की धातु मतलब इतने बुरे तरीके से हमारे घर में घुस चुकी है, एक चम्मच तक स्टील का आ गया। तो हमारा प्रयास है धीरे धीरे करके उसको भी घर से निकालें, ठीक है। तो सबसे अच्छे हैं मिट्टी के बर्तन है, एल्युमिनियम के, ये अपना कांसे के बर्तन है, पित्तल के बर्तन है, या मतलब उसको लेना। लेकिन मेरे घर वाले जो क्या तर्क देते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा यार ये कैसी लोग हैं, पूजा पाठ में जो इस्तेमाल होते हैं वो देवी देवता हैं, देवी देवता हम बनाते हैं, हम देवी देवता के अगर अंश हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं उस बर्तनों में खाने का? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छी ग्लोरियस चीज़ें वो सब हमारे पूर्वजों ने जो भी चीज़ की थी वो एक बहुत वैज्ञानिक थी, ठीक है, लेकिन आज या स्वदेशी वालों ने भी कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ा है। जैसे बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए हैं, ठीक है, आप देखोगे वो थाली और कटोरियाँ भी मिट्टी के बर्तन की बनाने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने इतिहास में देखोगे तो सिर्फ बनाने वाले बर्तन मिट्टी के थे, हमारे खाने वाले मिट्टी के बर्तन नहीं थे। आप अगर कुल्हड़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुल्हड़ में पिया और उसको तोड़ देते थे, कुल्हड़ का दोबारा इस्तेमाल नहीं होता था। वो इसका कारण ये था कि मिट्टी एक अपने अंदर समाहित करती है तत्वों को। जैसे आप देखोगे कोई भी है वो चुस्सेगी, ठीक है, तो वो जूठा हो जाता है। तो जो साथी मतलब अगर मिट्टी के बर्तन खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बनाने में इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मिट्टी मतलब 100% पोषक तत्व है। हाँ वो जूठा नहीं होता, हांडी क्या जूठी होगी, आप निकाला धो के उसको दोबारा रख दिया। लेकिन अगर उसकी जगह आप जैसे बहुत से लोग अभी प्लेट भी बना दी है, कटोरी बना दी है, कप बना दिए हैं, उसके पीछे का तर्क नहीं देखा, उसके पीछे कारण नहीं देखा। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से एक और
कि शायद बनाने वाले बर्तनों को जूठा अलग रखा जाता होगा और जूठा जो असली जूठे मतलब खाने वाले हैं उसको शायद अलग मांजा धोया जाता होगा। बनाए तो जाते नहीं थे। नहीं, जैसे जो चूल्हे पकाने वाले जिसमें रोटी हाँ हाँ, उसको अलग धोया जाता पकाने होगा। वाले ही बनाए जाते थे, खाने वाले नहीं बनाए जाते थे। हमारे यहाँ पे पित्तल का गिलास बनता था, पित्तल की गड़बी बनती थी, तांबे की गड़बी बनी है, लेकिन मिट्टी की गड़बी, हालांकि जिसने हांडी बना दी वो मिट्टी की गड़बी भी बना सकता है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि उनको पता था इस चीज़ का, जिस विज्ञान का उनको पता था हमारे पूर्वजों ने वो नहीं किया। ठीक है ना। जैसे वो मिट्टी के अपना जो अपना मकान बनाते थे वो चुनने की चिनाई करते थे। आप अभी देखो जो ये वर्तमान में घटनाएं आ रही हैं, अभी यहाँ पे पुल गिर गया, वहाँ पे पुल गिर गया, लेकिन आपने एक खबर भी नहीं सुनी होगी कि उस राजा का महल गिर गया। सुनी है क्या? और वो महल नहीं ज़्यादा तो कम से कम 500-1000 साल पुराने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चुनने की चिनाई है। तो हमारे पूर्वजों ने मतलब जो भी चीज़ की थी उसमें मतलब वैज्ञानिकता भरपूर है। मतलब तथाकथित विज्ञान तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो उसके ऊपर सोच भी नहीं पाता। उन्होंने सीमेंट बना दिया, सारा मतलब पर्यावरण को ख़राब कर दिया। ठीक है। प्लस हमारे मतलब मकान आप देखोगे बनाते ही टेढ़ आ जाती है इसमें। और मतलब चुनने के मकान मतलब कम से कम उसकी 500 साल लाइफ है। ये जो बर्तन है खाना बना जिस पे हम खाना बना रहे हैं किसी को खिलाने के लिए, तो मेरा एक सवाल है, एक जिज्ञासा आई है बात करते करते कि उसको धोते टाइम पे और जो जूठा वाले बर्तन थाली क्या उसको एक साथ ही धोया जाता था? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनके लिए अलग अलग व्यवस्था होगी कि बनाने वाले बर्तन को अलग धोया जाए और जिन पे खाना खाया गया उसको अलग धोया जाए। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं ना, पहले आप हांडी को धो लो, हांडी को धो के अलग रख दिया, फिर जो दूसरे वो तो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल किए आपसे और जल्दी इस वीडियो को अपलोड करेंगे बिना किसी एडिटिंग के, क्योंकि इसमें एडिटिंग की कोई ज़रूरत खास नज़र नहीं आ रही है कि हम हांडी डालें प्लेटें डालें। सारे सवाल ऑलमोस्ट हमने कर लिए, कुछ 5-6 सवाल थे, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।